तो चलिए आज हम पढ़ेंगे माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। कल हमने क्या पढ़ा था कि हम माइक्रोब्स का यूज घर के कौन कौन से प्रोडक्ट बनाने में यूज करते हैं, और आज हम लोग पढ़ेंगे कि माइक्रोब्स का हम यूज इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में कौन कौन सा करते हैं। मतलब कि हम अपने माइक्रोब्स का इंडस्ट्री में जो जो प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं उसमें कैसे यूज करते हैं। तो देखो मेरे भाई, यहाँ पे दो चीज तुमको कॉमन मिलेगी कि प्रोडक्ट तो माइक्रोब से ही बनेगा, लेकिन तुम्हारा यहाँ वहां पे कम प्रोडक्ट बन रहा है, यहाँ पे ज्यादा बन रहा है। तो तुम कॉमन सेंस लगाओ कि कौन सा प्रोडक्ट हम इंडस्ट्रियल लेवल पे बना सकते हैं माइक्रोब से। कल ही मैंने तुमको एक बताया था कि अल्कोहल अल्कोहल देखो, हम एक गिलास नहीं बनाएंगे या फिर दो गिलास नहीं बनाएंगे, वो हम भैया काफी लार्ज अमाउंट में बनाएंगे। और तुम्हारा दूसरा एनसीईआरटी में क्या दिया, एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स तुमने सुना होगा कि ये टैबलेट्स होती हैं जो कि हमें क्या करती है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है या फिर किसी से बचाती है हमको किसी दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, वो तुम्हारी एंटीबॉडी होती है। तो हम क्या ये जानते हैं कि जो हमारे माइक्रोब्स रहते हैं इंडस्ट्रियल में, यहाँ पे मैं इंडस्ट्री लिख दे रहा हूं, इंडस्ट्रियल में दो तरीके से हम करते हैं। मतलब माइक्रोब्स का यूज इंडस्ट्री में दो तरीके से, दो चीज बनाने में करते हैं। क्या क्या, एक तुम्हारा बेवरेजेस होता है, बेवरेजेस में सब कुछ नहीं होता, ये सिंपली तुम बोल दो अल्कोहल होते हैं। और तुम्हारा क्या होता है, मार्कर चेंज कर ले रहा हूं, ये हल्का हो गया। और तुम्हारा क्या होता है, और तुम्हारा होता है बेवरेजेस के बाद एंटीबायोटिक्स। तो आज हम ये दोनों टॉपिक कंप्लीट करेंगे, बेवरेजेस कैसे बनते हैं अर्थात कि अल्कोहल कैसे बनते हैं और एंटीबायोटिक्स कैसे बनते हैं। इसके पहले हम ये जान लेते हैं, देखो ये जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है इसमें हम लोग फ्रेगमेंटर का यूज करते हैं। फ्रेगमेंटर, हाँ फ्रेगमेंटर का यूज करते हैं। अब ये फ्रेगमेंटर क्या होता है, तो देखो फ्रेगमेंटर एक, जैसे बायो रिएक्टर मैंने बताया था ना बायोटेक्नोलॉजी में, वैसे ही फ्रेगमेंटर होता है। फ्रेगमेंटर क्या होता है, एक लार्ज वेसल होता है, यानी कि एक टंकी बोल लो बहुत बड़ा, जिसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा माइक्रोब्स है, ये तुम्हारी टंकी हो गई, इसमें ये तुम्हारा, इसी को हम बोलते हैं क्या, इसको हम बोलते हैं फर्मेंटर बोलते हैं, इसी को हम फर्मेंटर बोलते हैं। और ये एक लार्ज वेसल रहता है, इसमें हम जो माइक्रोब्स हमारे रहेंगे, यानी कि जो हमें मदद करेंगे अल्कोहल या फिर एंटीबायोटिक्स बनाने में, उसको क्या करेंगे, हम इसी में कल्चर करेंगे। मतलब कि एक कल्चर मीडियम प्रोवाइड करेंगे। और जरा एक कल्चर मीडियम का मुझको एग्जांपल बताना तुम लोग, कल्चर प्रोवाइड करेंगे। मोस्ट कॉमन एग्जांपल है अगार 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 डालेंगे, और जो तुम्हारा माइक्रोब्स होते हैं, ये तुम्हारे माइक्रोब्स बना देना फील देने के लिए। तो ये तुम्हारा माइक्रोब्स इसमें क्या करेंगे, कल्चर करेंगे। और अल्टीमेटली जब माइक्रोब्स इसमें क्या होंगे, कल्चर करेंगे, और तब वो क्या करेंगे, अल्कोहल का प्रोडक्शन लार्ज अमाउंट में करेंगे। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं, फर्मेंटर का डिफिनेशन जरा सुनना तुम लोग, कि फर्मेंटर होता है ये एक तरीके का प्रोडक्शन होता है। कहां पे प्रोडक्शन करते हैं, ये फर्मेंटर हम लोग घर में लगाते हैं कि इंडस्ट्री में, कॉमन सेंस लगाओ, फर्मेंटर हम लोग इंडस्ट्री में लगाएंगे। तो इससे हम क्या करते हैं, प्रोडक्शन फॉर इंडस्ट्रियल पर्पस, यानी कि इंडस्ट्रियल पर्पस के हिसाब से हम प्रोडक्शन करते हैं किसी भी चीज का लार्ज अमाउंट में। और क्या होता है उसमें, हम क्या चीज का प्रोडक्शन करते हैं भैया, अपने माइक्रोब्स का, क्योंकि उसी माइक्रोब्स की वजह से ही तो हम अपना अल्कोहल बनाएंगे। जब जितने ज्यादा माइक्रोब्स उतने ज्यादा अल्कोहल या फिर उतने ज्यादा एंटीबायोटिक, जितने कम माइक्रोब्स उतने कम तुम्हारे जो अल्कोहल या फिर उतने कम एंटीबॉडी बनेगी। तो इसका डिफिनेशन लिख लो तुम लोग कि प्रोडक्शन एट इंडस्ट्रियल लेवल, मतलब कि जो तुम्हारा प्रोडक्शन हो रहा है वो इंडस्ट्रियल लेवल पे हो रहा है। रिक्वायर्ड ग्रोविंग ऑफ माइक्रोब, जितना तुम प्रोडक्शन हाई करोगे उतना ही तुमको माइक्रोब ज्यादा लगेंगे। ये कॉमन सेंस लगाओ, ये तुम्हारा सिंपल सा लॉजिक है कि जितने तुम्हारे माइक्रोब्स, यानी कि जितने तुम्हारे प्रोडक्ट ज्यादा उतने तुम्हारे माइक्रोब्स लगेंगे। समझ में आ रहा है, जैसे कि तुम मान लो एक अल्कोहल बना रहे हो, तो एक अल्कोहल में एक तुम्हारा माइक्रोब लगेगा, दो अल्कोहल में दो माइक्रोब लगेंगे। ये तुम्हें न्यूमेरिकल वैल्यू के हिसाब से मैं समझा रहा हूं कि दो अल्कोहल बनाए, यानी कि दो बोतल अल्कोहल बनाए तो दो मतलब वो लगेंगे तुम्हारे क्या, माइक्रोब्स लगेंगे। कौन से माइक्रोब्स लगेंगे ये अभी बाद में बताने जा रहा हूं आज ही के लेक्चर में। तो बस सिंपली इतना समझो, जितना ज्यादा प्रोडक्शन करोगे उतना ज्यादा माइक्रोब्स लगेंगे। और उन माइक्रोब्स को कल्चर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, फर्मेंटर का। फर्मेंटर में क्या हम प्रोवाइड करते हैं, उस माइक्रोब्स को एक कल्चर प्रोवाइड करते हैं जिसमें वो क्या कर सके, ग्रो कर सके, और तुम्हारा जो इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज हो सके। इतनी बात समझ में आ गई फर्मेंटर क्या होता है। अब हम अपना टॉपिक पे आते हैं कि बेवरेजेस, फर्मेंटेड बेवरेजेस क्या होते हैं। तो मैंने यहाँ पे तुमको क्लियर कर दिया बेवरेजेस मतलब क्या होते हैं, अल्कोहल होते हैं। मैंने तुमको अभी क्लियर किया कि जो तुम्हारे
बेवरेजेस होते हैं, ये भैया क्या होते हैं, ये तुम्हारे अल्कोहल होते हैं। तो अल्कोहल बनाने का तरीका मैंने क्या बताया था, याद करो, कल के लेक्चर में ही मैंने बताया था कि ये तुम्हारा अल्कोहल ग्लूकोज से बनता है। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है, C6H12O6। ये तुम्हारा थोड़ा केमिस्ट्री में चला जा रहा हूं मैं। फिर यहाँ पे भैया ठो एंजाइम आता है, उस एंजाइम का नाम क्या है, जरा ये भी सुन लेना, जाइमेज। और ये जाइमेज आता कहाँ से है, ये भी सुन लेना, ये एक तरीके के ईस्ट से आता है। अब उस ईस्ट को हम कॉमनली बोलते हैं ब्रेवर ईस्ट, ब्रेवर ईस्ट बोलते हैं। अब तुम एक चीज बताओ मुझको कि ये जो ब्रेवर ईस्ट है ये किससे आता है, ये तो भैया कॉमन नेम हुआ ना। ब्रेवर ईस्ट जो है, इसका स्पेलिंग मैं चेक कर लेता हूं एक बार। हाँ, ब्रेवर जो ईस्ट है ये तो भैया कॉमन नेम मुझको लग रहा है, ये तो कोई साइंटिफिक नेम है नहीं। तो साइंटिफिक नेम क्या है, सबसे पहले कोई भी तुम ये बैक्टीरिया हुआ, मतलब कि तुम यहाँ पे प्रोडक्ट तुम्हारा क्या बन रहा है, C2H5OH तुम्हारा प्रोडक्ट बन रहा है, यानी कि यही तुम्हारा तो बेवरेजेस हुआ, यही तुम्हारा अल्कोहल हुआ। तो ये प्रोडक्ट बनाने के लिए माइक्रोब्स कौन सा यूज हो रहा है, सबसे पहले हम ये जानेंगे। तो मैंने अभी तुमको क्लियर किया, ये प्रोडक्ट बनाने के लिए हमको भैया ईस्ट यूज होगा, यानी कि ये जो माइक्रोब्स हम मतलब जो प्रोडक्ट अपना बना रहे हैं, ये कौन से माइक्रोब्स की मदद से बना रहे हैं, ये भैया हम ईस्ट की वजह से बना रहे हैं। तो अब सवाल दूसरा यहां से ये पूछा जाएगा कि कौन सा माइक्रोब्स, कौन सा ईस्ट, उसका नाम क्या है। ये तो तुमने जनरली बोल दिया कि ईस्ट से, अब ईस्ट तो भाई बड़ी फैमिली हो गई ना, तो उस ईस्ट में कौन बनाता है जरा ये जान लो। तो तुमको मैंने बताया था ब्रेड कौन बनाता है, सैक्रोमाइसिन सेरिवेसी, वो क्या होता है, एक ईस्ट होता है, और उसको कॉमनली हम बोलते हैं क्या, बेकर ईस्ट। भूल गए चच्चा। तो यहाँ पे तुम्हारा जो ब्रेवर ईस्ट है ना, और या फिर बोल दो ईस्ट है, ये भी तुम्हारा कौन बनाता है, सैक्रोमाइसिन सेरिवेसी। मतलब कि जो तुम्हारा ब्रेड बनता है या फिर तुम्हारे बेवरेजेस अर्थात की अल्कोहल बनते हैं, ये दोनों में तुम्हारा ईस्ट इन्वॉल्व रहता है। और वो कौन सा ईस्ट रहता है, ये सैक्रोमाइसिन सेरिवेसी। स्पेलिंग गलत होगी, तुम लोग मैच कर लेना, सैक्रोमाइसिन सेरिवेसी याद कर लो। ईस्ट तुम्हारा कौन सा होता है, जो ब्रेड या फिर अल्कोहल बनाता है या फिर बोल लो बेवरेजेस बनाता है, सैक्रोमाइसिन सेरिवेसी। इसको दिमाग में भर लो, समझ में आया, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां से हमको ये समझ में आया कि जो हमारे बेवरेजेस रहते हैं अर्थात कि जो तुम्हारे अल्कोहल रहते हैं, वो किससे बनते हैं, ग्लूकोज से। ग्लूकोज से कैसे बनेंगे, जरा ये भी सुनो, जो तुम्हारा ईस्ट रहता है, यानी कि कौन सा ईस्ट, सैक्रोमाइसिन सेरिवेसी, इसका कॉमन नेम क्या है, बोलो, ब्रेवर ईस्ट इसका कॉमन नेम है। ये तुम्हारा एक तरीके का एंजाइम प्रोड्यूस करता है, वो एंजाइम का क्या नाम है, जाइमेज। ये जाइमेज एंजाइम प्रोड्यूस करेगा और अल्टीमेटली तुम्हारा जो ग्लूकोज है वो पायरुवेट में कन्वर्ट होगा, पायरुवेट से तुम्हारा अल्कोहल में कन्वर्ट होगा। लेकिन तुम्हें मैं इंटरमीडिएट प्रोडक्ट नहीं बता रहा हूं, जानना जरूरी भी नहीं है। तो तुम्हारा जो फाइनल प्रोडक्ट रहेगा वो C2H5OH यानी कि अल्कोहल होगा, और साथ में CO2 निकलेगा, और साथ में 2 ATP निकलेगा। इतनी बात समझ में आ गई। तो हमको चाहिए क्या था, हमको चाहिए था बस, हमको इससे मतलब है, तो हमारा अल्कोहल यहाँ पे बन गया, अर्थात कि बेवरेजेस हमारे यहाँ पे हमको मिल गए। अब एनसीईआरटी ये बोलती है कि जो तुम्हारे अल्कोहल होते हैं ना, वो दो प्रकार के होते हैं, यानी कि अल्कोहल की कैटेगरी एनसीईआरटी ने बताई। एक होता है डिस्टिल्ड अल्कोहल, एक होता है विदाउट डिस्टिल्ड अल्कोहल। जरा इसको हम समझते हैं, आखिर ये विदाउट डिस्टिल्ड और डिस्टिल्ड अल्कोहल होते क्या है। तो यहीं पे मैं बताता हूं, एक मिनट रुक जाना। अब तुम्हारे जो अल्कोहल रहते हैं वो एनसीईआरटी ने दो प्रकार में डिवाइड किया है। अब यहाँ पे दो पार्ट में तो मैंने भी डिवाइड कर दिया, चलो एक तुम्हारा मैंने बोल दिया डिस्टिल्ड, एक तुम्हारा मैंने बोल दिया कि विदाउट डिस्टिल्ड बोल दो, विदाउट डिस्टिल्ड। अब कोई भी चीज तुम डिवाइड कर रहे हो तो इसका आधार क्या है, कोई भी टीचर किसी भी चीज का क्लासिफिकेशन करे तो उससे सबसे पहला क्वेश्चन पूछो, सर इसका आधार क्या है, किस बेसिस पे डिवाइड कर रहे हो। ऐसे ही किसी को फर्जी में डिवाइड कर दोगे, नहीं मेरे भाई, उसका कोई बेसिस होगा। तो यहाँ पे इसका बेसिस क्या है ना, अर्थात ये किस बेसिस पे डिवाइड हुए, डिस्टिल्ड और विदाउट डिस्टिल्ड ना, ये तुम्हारे कंसंट्रेशन पे हुए हैं। किसका कंसंट्रेशन, मेरा ये तुम्हारा नहीं मेरे भाई, यहाँ पे अल्कोहल का कंसंट्रेशन किसमें ज्यादा है किसमें कम है, उसी बेसिस पे ये तुम्हारा डिस्टिल्ड और विदाउट डिस्टिल्ड डिवाइड हुए हैं। अब डिस्टिल्ड मतलब क्या होता है, किसी भी चीज से पानी को निकाल लेना, यही तुम्हारा होता है डिस्टिल्ड, सिंपली। और तुम्हारा विदाउट डिस्टिल्ड मतलब किसी चीज से पानी को हम ना निकालें तो वो भैया क्या हो जाएगा, विदाउट डिस्टिल्ड हो जाएगा।
तो यहाँ पे जब डिस्टिल्ड हो रहा है तो इसका मतलब कि कोई तुम्हारा पर्टिकुलर अल्कोहल है। जब अल्कोहल से मान लो ये मिक्सचर है ऑफ अल्कोहल है, अब इससे तुम क्या करे, वाटर निकाल लिए। जब वाटर निकाले तो इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन से, ये मान लो अल्कोहल का सॉल्यूशन है, तो इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन से तुम्हारा जो अल्कोहल का कंसंट्रेशन क्या होगा, बढ़ जाएगा, और तुम्हारा जो वाटर का कंसंट्रेशन है घट जाएगा, क्योंकि वाटर ही तो डिस्टिल्ड किए निकाल लिए। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं जो तुम्हारा डिस्टिल्ड है इसमें अल्कोहल का कंसंट्रेशन ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 40 to 50% ज्यादा है। और यहाँ पे विदाउट डिस्टिल्ड मतलब कि तुमने उसमें से पानी नहीं निकाला। अब जब भैया कोई सॉल्यूशन रहेगा अल्कोहल का, उसमें से तुम पानी निकलवे नहीं करोगे H2O, तो इसमें कंसंट्रेशन अल्कोहल का भी ज्यादा हुआ और साथ में तुम्हारा, लेकिन पानी का यानी कि वाटर का उससे भी ज्यादा हुआ। जब उससे भी ज्यादा हुआ तो ये तुम्हारा हो जाएगा लेस कंसंट्रेटेड, अर्थात कि यहाँ पे तुम्हारा विदाउट डिस्टिल्ड में जो तुम्हारा अल्कोहल का कंसंट्रेशन रहता है वो काफी कम रहता है। लगभग कितना रहता है, तुम सिंपली ले लो 8 से 12% होता है। अब जरा एग्जांपल इसका देखना, क्योंकि एग्जांपल बहुत जरूरी है, नीट या फिर कंपटीशन लेवल पे एग्जांपल ज्यादा पूछता है। तो विदाउट डिस्टिल्ड जिसमें अल्कोहल का कंसंट्रेशन कम रहता है उसका एग्जांपल है बियर और वाइन है। सही बोल रहा हूं कि नहीं, एक बार चेक करना तुम लोग। एक मिनट रुकना, मैं चेक कर लूं कि मैंने सही बोला है कि नहीं। जहां तक मुझको याद है मैंने सही बोला है। हाँ मैंने सही बोला। अब यहाँ पे देखो अल्कोहल का कंसंट्रेशन कम, कितना कम, 8 से 12%। तो यहाँ पे क्या एग्जांपल हुआ, बियर। बियर में अल्कोहल का कंसंट्रेशन ज्यादा नहीं रहता है, तभी बियर सस्ती मिलती है। समझ में आया, अब समझ में आया। और जो तुम्हारे वाइन रहते हैं, वाइन भी पानी जैसा दिखता है, तो इसमें भी भाई तुम्हारे अल्कोहल का कंसंट्रेशन कम रहता है। लेकिन तुमने फ्रूट वाइन सुना होगा, उसमें वो सब में ना अल्कोहल का कंसंट्रेशन काफी कम रहता है। या फिर तुम एप्पी ले लो, उसमें भी अल्कोहल का कंसंट्रेशन बहुत कम रहता है, लेकिन वो ये अल्कोहलिक में नहीं आता। और तुम्हारा जो डिस्टिल्ड है, डिस्टिल्ड में अल्कोहल का कंसंट्रेशन ज्यादा, समझे। तो इसका एग्जांपल क्या है, इसका है ब्रांडी, रम। और क्या एग्जांपल है इसका, जरा देखना, ब्रांडी हुआ, रम हुआ, और तुम्हारा विस्की हुआ, और तुम्हारा क्या हुआ, और तुम्हारा बस एनसीईआरटी में 3 ही दिया है। तो ये तुम्हारे हुए भैया क्या, डिस्टिल, अर्थात कि जिसमें अल्कोहल के कंसंट्रेशन ज्यादा होते हैं। और ये तुम्हारे विदाउट डिस्टिल वाले जिसमें अल्कोहल के कंसंट्रेशन कम रहती है, इन कंपैरिजन टू व्हाट, जो भैया उसमें वाटर रहेगा या फिर तुम्हारा कोई भी चीज रहा, इन कंपैरिजन टू उसके। मतलब तुम सिंपली बस इतना जानो कि डिस्टिल में अल्कोहल कंसंट्रेशन ज्यादा, जब पानी तुम निकाल लोगे तो अल्कोहल का कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा। लेकिन विदाउट डिस्टिल में जब पानी तुम नहीं निकालोगे तो अल्कोहल का कंसंट्रेशन ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। अब यहां से एक सवाल और बनेगा कि आखिर ये अल्कोहल बनते किससे हैं, हम किस चीज का भैया फ्रेगमेंटेशन करते हैं। यहाँ पे तो ग्लूकोज का करते हैं। तो ये भैया ग्लूकोजवा जो है आता कहां से है, तो ग्लूकोज तुम्हारा सेरल से आता है। तुमने सुना होगा कि ये जो सेरल्स होते हैं, यानी कि गेहूं हो गया या फिर राइस हो गया, व्हीट हो गया, ये सब तुम्हारे सेरल्स में आएंगे। तो ये माइल्ड सेरल्स यानी कि सड़े हुए चावल या फिर गेहूं या फिर फ्रूट जूस को में क्या करते हैं, हम जाइमेज डालते हैं और उससे अल्टीमेटली क्या हमें प्रोडक्ट फाइंड होता है, हमको अल्कोहल मिल जाता है। समझ में आई मेरी बात, उससे हमको क्या मिलता है, उससे हमको मिलेगा अल्कोहल। इतनी बात समझ में आई। तो अगर एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आए कि तुम्हारा अल्कोहल किससे बनता है, तो सिंपली बोल दो कि तुम्हारा जो फ्रूट है, फ्रूट जूस या फिर माइल्ड यानी कि सड़ा हुआ सेरल्स में क्या, व्हाइट मतलब व्हीट हुआ, राइस हुआ, ये सब तुम्हारे सेरल्स में आएंगे। माइल्ड सेरल्स यानी कि सड़े हुए सेरल, और तुम्हारे फ्रूट जूस से क्या बनता है, अल्कोहल बनता है। इतनी बात समझ में आ गई। ये तुम्हारा पूरा टॉपिक हो गया खत्म। अब हम आएंगे एंटीबायोटिक्स में। समझ में आए, इसमें कोई डाउट होगा तो तुम लोग कमेंट सेक्शन में कर देना। अब हम आते हैं अपने एंटीबायोटिक्स में। ये थोड़ा काफी लंबा टॉपिक है इन कंपैरिजन टू जिसके, ये जो तुम्हारा बेवरेजेस अल्कोहल से। तो इसको थोड़ा हम फील करके समझेंगे। क्या फील करके समझेंगे, जो तुम्हारे एनसीईआरटी में लिखा है वही मैं फील करवाऊंगा। एंटीबायोटिक्स, देख मेरे भाई, सबसे पहले हम यहाँ पे हेडिंग का पोस्टमार्टम करते हैं, क्योंकि बायोलॉजी में मैक्सिमम चीजें हेडिंग बताती है। तो एंटी मतलब
एंटी मतलब क्या होता है, आंटी नहीं होता है, एंटी मतलब भैया अगेंस्ट होता है। तो किसी चीज के अगेंस्ट कोई दवा हम बना रहे हैं तो बायोटिक्स मतलब क्या होता है, सिंपली लिविंग होता है या फिर तुम बोलते हो लाइफ होता है। तो किसी पर्टिकुलर लिविंग थिंग्स के अगेंस्ट, यानी कि यहाँ पे लिविंग थिंग्स कौन हुआ तुम्हारा, यहाँ पे तुम्हारा लिविंग थिंग्स हुआ माइक्रोब। तो हम क्या, मैं ये बोल सकता हूँ कि किसी भी माइक्रोब्स के, और कौन से माइक्रोब, जो भैया डिजीज कॉजिंग हो, ऐसे माइक्रोब्स के नहीं जो भैया विदाउट डिजीज हो। माइक्रोब्स तो दो प्रकार के होते हैं ना, मैंने क्या बताया था, जो तुम्हारे माइक्रोब्स होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, एक गुड होते हैं और एक बैड होते हैं। बैड वाले क्या करते हैं, हमें डिजीज कॉज करते हैं, और जो तुम्हारे गुड वाले रहते हैं ये हमें क्या करते हैं भैया, बोलो, ये हमारा प्रोडक्शन में मदद करते हैं। किस चीज के, तुम्हारा या फिर इंडस्ट्रियल हो गया या फिर तुम्हारे क्या हो गए, हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में ये मदद करते हैं। तो यहाँ पे तुम्हारा कौन से माइक्रोब्स की बात कर रहा है, भूलना मत, यहाँ पे तुम्हारी डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स की बात कर रहा है। तुम एग्जाम में गड़बड़ करके आ जाओगे फिर बोलोगे अरे वर्माई। तो यहाँ पे मैंने किसकी बात किया, तो मैंने यहाँ पे एंटीबायोटिक्स की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे एंटी मतलब अगेंस्ट हुआ, लाइफ, बायोटिक्स मतलब लिविंग हुआ। तो ये कौन से लिविंग के अगेंस्ट रहेगा, यानी कि किस माइक्रोब्स के अगेंस्ट ये वर्क करेगा, ऐसे माइक्रोब्स के अगेंस्ट जो तुम्हारा क्या हो, डिजीज कॉज करता हो। और उसके अगेंस्ट कौन रहेगा, उसके अगेंस्ट हमारा गुड माइक्रोब्स रहेगा, जो हमारे बैड वाले माइक्रोब्स को क्या करेगा, जो हमारा बैड वाला माइक्रोब्स रहेगा उसको किल करेगा या फिर उसका मतलब इन्फेक्शन रोक देगा। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं जो हमारे डिजीज कॉजिंग है इनको कौन हटाएगा या फिर कौन मारेगा, हमारे माइक्रोब्स ही मारेंगे। और कौन से, ये तुम्हारे गुड हो गए यहाँ पे, और ये तुम्हारे जो माइक्रोब्स में ये तुम्हारे बैड हुए, क्योंकि ये क्या करते हैं, तुमको डिजीज कॉज करना है। और कोई भी चीज तुम्हारे लिए डिजीज कॉज करेगी तो वो गुड होगी या बैड, कॉमन सेंस लगा मेरे भाई, बैड होगी, क्योंकि तुम्हारे शरीर में वो क्या कर रही है, डिजीज कॉज कर रही है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं, अच्छा एक बात बताऊं मुझको और, कि जो एंटीबायोटिक्स होते हैं, जो हम लोग जाते हैं मेडिकल स्टोर पे लेने जाते हैं, बोलते हैं एंटीबायोटिक टैबलेट दे दो। तो एंटीबायोटिक एक टैबलेट हुआ, अब वो टैबलेट किससे बनता है, ड्रग या केमिकल से, है ना। ये तुम्हारा एंटीबायोटिक किसके किससे बनता है, या फिर ड्रग से बोल लो, ड्रग तो भैया, या फिर केमिकल से बोल लो, क्योंकि केमिकल ही तुम्हारा ड्रग होता है। ये दो चीजों से बनता है, या फिर ड्रग बोल लो या फिर केमिकल बोल लो। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि एंटीबायोटिक जो होते हैं एक तरीके के केमिकल सब्सटेंस होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि वो केमिकल से बनते हैं, और वो क्या करते हैं, वो हमें बचाते हैं, जो हमारे माइक्रोब्स रहते हैं वो हमें दूसरे माइक्रोब से बचाते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे जो एंटीबायोटिक्स रहते हैं ना वो माइक्रोब से ही बनते हैं। कौन से वाले माइक्रोब से, जो हमें डिजीज कॉज करते हैं या डिजीज से बचाएं, कि जो हमें डिजीज से बचाएं। तो यहाँ पे जो एंटीबायोटिक्स होते हैं वो तुम्हारे जो होते हैं गुड वाले होते हैं, यानी कि जो तुम्हारे माइक्रोब्स होते हैं वो तुम्हें प्रोटेक्ट करते हैं, किससे प्रोटेक्ट करते हैं, हमारे डिजीज कॉजिंग माइक्रोब से। इतनी बात समझ में आ गई। तो इसका डेफिनेशन एनसीईआरटी में दिया, डेफिनेशन छाप लो, मैं बोल देता हूं कि एंटीबायोटिक्स आर केमिकल प्रोडक्ट, यानी कि केमिकल सब्सटेंस से बनता है, विच आर प्रोड्यूस, किसके द्वारा वो प्रोड्यूस होता है, माइक्रोब से। वो माइक्रोब्स कैसे रहते हैं भैया, गुड होते हैं, क्योंकि एंटीबायोटिक्स तो भैया माइक्रोब प्रोड्यूस करेगा, तभी तो वो माइक्रोब्स किसी के अगेंस्ट जाके वर्क करेगा। तो जो कि दूसरे माइक्रोब प्रोड्यूस किया जाता है, सब माइक्रोब्स में होगा, कुछ ही माइक्रोब्स होंगे ना, क्योंकि सारे माइक्रोब्स नहीं हो सकते, क्योंकि माइक्रोब्स तो एक बहुत बड़ी फैमिली हो गई, यानी कि बहुत बड़ा हो गया। माइक्रोब्स में तो यार भैया तुम्हारे बैक्टीरिया भी आएंगे, वायरसेस भी आएंगे, प्रोटोजोन्स भी आएंगे, हेलमिंथेस भी आएंगे, और तुम्हारे वायरॉइड्स भी आएंगे। जो तुम्हारे माइक्रोब्स होंगे वो तो काफी ब्रॉड हो गए, लेकिन उन माइक्रोब्स में कुछ अच्छे वाले होंगे, कुछ बेकार वाले। कैसे, जरा ये भी समझना। बैक्टीरिया जो होती है क्या करती है, तुम्हें सैल्मोनेला टाइफी ले, ये तो तुम्हारा डिजीज कॉज करेगा। लेकिन अगर तुम बैक्टीरिया ले लो, कौन सा वाला, सोचो सोचो, जो तुम्हारे इडली या डोसा में लेते हैं, ये तुम्हारे अच्छे बैक्टीरिया हैं, क्योंकि तुम्हें बनाने में मदद करते हैं, क्या, इडली या फिर डोसा। और तुम्हारे बैक्टीरिया का एग्जांपल ले लो, जो तुम्हारे भैया कर्ड होते हैं उसमें भी बैक्टीरिया लगते हैं, एलएबी बैक्टीरिया, ये तुम्हारे क्या कहते हैं, गुड बैक्टीरिया माइक्रोब्स रहते हैं। तो उसी तरह तो एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं, इज अ केमिकल सब्सटेंस दैट हेल्प टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करते हैं, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि एंटीबायोटिक्स बनाते हैं, किसके द्वारा हम बनाते हैं, सब माइक्रोब्स के द्वारा।
हम क्या करते हैं, एंटीबॉडीज बनाते हैं और क्या करते हैं उसको, वो हमें क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। प्रोटेक्ट किसके द्वारा, प्रोटेक्ट किससे प्रोटेक्ट करेगा, जो हमारे माइक्रोब्स रहते हैं और हमें डिजीज कॉज करते हैं। तो इसका डेफिनेशन एक बार खटक सुन लो, एनसीईआरटी की लाइन, एंटीबॉडीज आर केमिकल सब्सटेंस व्हिच आर प्रोड्यूस्ड बाय सम ऑर्गेनिजम्स या फिर सम माइक्रोब्स एंड किल और रिटेड द ग्रोथ ऑफ अदर, यानी कि ये जो दूसरा माइक्रोब्स है उसको किल कर सकता है या फिर उसका ग्रोथ को वो रिस्ट्रिक्ट कर सकता है, यानी कि उसके ग्रोथ को खत्म कर सकता है। इतनी बात समझ में आ गई। तो एंटीबॉडी किससे प्रोड्यूस होती है, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द सम ऑर्गेनिज्म दैट हेल्प अस टू किल और रिटेड, किसके द्वारा, किससे, माइक्रोब्स के। कौन से माइक्रोब, जो हमें डिजीज कॉज कर सके। तो एंटीबॉडी, अगर एग्जाम में एक नंबर का क्वेश्चन है, एंटीबॉडी किसके द्वारा प्रोड्यूस की जाती है, सम माइक्रोब्स के द्वारा। वो माइक्रोब्स गुड वाले होने चाहिए और किससे बचाएंगे हमें, माइक्रोब से। कौन से माइक्रोब से, जो हमें डिजीज कॉज करते हो। इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे दूसरा सवाल हमसे ये पूछा जाएगा कि भैया हम कैसे मान लें कि एंटीबॉडी हमें किसी डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया से या फिर डिजीज कॉजिंग माइक्रोब से बचाती है, इसको प्रूव करो। तो भैया वर्ल्ड वॉर 2 के पहले की बात है, थोड़े से पहले की बात है कि उस टाइम के एक साइंटिस्ट थे। कौन से साइंटिस्ट थे, जो तुम्हारी फ्लेमिंगो एक बुक होगी एनसीईआरटी क्लास 12 की, उसी के नाम पे उनका नाम है। तो तुम्हारे एक साइंटिस्ट थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ये भैया क्या कर रहे थे ना, ये एक बैक्टीरिया को कल्चर कर रहे थे। किसमें, एक बैक्टीरिया को कल्चर कर रहे थे, किसमें, अनवॉश्ड कल्चर प्लेट पे। मतलब क्या है जरा, ये तो अंग्रेजी भाषा हो गई, मेरी भाषा में समझो। ये तुम्हारे फ्लेमिंग साहब जो थे, बैक्टीरिया को किसी कल्चर प्लेट पे कल्चर कर रहे थे, यानी कि ग्रो कर रहे थे। अब अनवॉश्ड मतलब कि जो तुम्हारा कल्चर प्लेट था ना, वो धुला हुआ नहीं था। तो कॉमन सेंस लगाओगे, धुला हुआ नहीं रहेगा तो क्या उस पर कोई और माइक्रोब्स नहीं रहेंगे, अबे रहेंगे। तो तुम्हारा माइक्रोब्स था, बैक्टीरिया था, उसको कल्चर कर रहे थे। और वो बैक्टीरिया कौन सा था, जरा ये भी जान लो। तो वो बैक्टीरिया तुम्हारा था स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया था। और वर्ल्ड वॉर 2 के पहले तुम्हारी एक महामारी आ गई थी, निमोनिया, जो कॉज करता था। मतलब ये जो स्टेफाइलोकोकस जो होते थे, ये तुम्हारे निमोनिया कॉज करते थे। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साहब ने क्या किया, ये जो बैक्टीरिया था इसको देखा कि ये कैसे मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या है, मतलब कैसे इन्फेक्ट करता है, ये कैसे ग्रोथ करता है। तो उसी की स्टडी के लिए, क्योंकि उस समय ये पेंडेमिक था, मतलब उस समय की ये महामारी थी, तो इसी के बारे में जानने के लिए इन्होंने क्या किया, बैक्टीरिया लिया वो वाला और उसको कल्चर करना शुरू कर दिया। तो लेकिन जो कल्चर कर रहे थे वो अनवॉश्ड था। तो इन्होंने ये देखा कि जो कल्चर प्लेट थी, ये तुम्हारी कल्चर प्लेट हो गई, यहाँ पे बैक्टीरिया तो कुछ जगह ग्रो कर रहे हैं। ये ब्लैक वाले में क्या बता रहा हूँ, ब्लैक वाले तुम्हारे स्टेफाइलोकोकस। लेकिन इन्होंने देखा कि यहाँ पे कुछ जगह ऐसी थी जहां पे तुम्हारे बैक्टीरिया ग्रो ही नहीं कर रहे थे। क्यों ग्रो नहीं कर रहे थे, क्योंकि इनके बगल बगल कुछ था। क्या चीज था, ये तुम्हारे भैया ईस्ट थे। अब पहला सवाल तो तुमने बता दिया कि ईस्ट की वजह से ये ग्रोथ नहीं हो रहा था, यानी कि फंगस की वजह से। अब वो ईस्टवा कौन सा था, जरा ये भी जान लो। वो ईस्ट जो था पेनिसिलियम, पेनिसिलियम, पेनिसिलियम क्या था आगे, पेनिसिलियम करके था, पेनिसिलियम नोटेडम। ये तुम्हारी पेनिसिलियम नाम की जो ईस्ट थी वो तुम्हारा उसके आगे था। मतलब कि यहाँ पे जो तुम्हारी पेनिसिलियम नोटेडम थी, ये तुम्हारा एक केमिकल सीक्रेट कर रही थी और वो उस केमिकल का नाम क्या था, पेनिसिलिन। पेनिसिलिन उस केमिकल का नाम था। और ये उस कल्चर प्लेट में जो अनवॉश्ड था वहां पे केमिकल अपना सीक्रेट कर रही थी। कौन केमिकल सीक्रेट कर रहा था, पेनिसिलियम नोटेडम। ये तुम्हारा क्या था, एक ईस्ट है जो कि तुम्हारा उस कल्चर प्लेट में एक पर्टिकुलर कोने पे, यानी कि एक पर्टिकुलर जगह पे केमिकल सीक्रेट कर रही थी। उस केमिकल का नाम क्या था, पेनिसिलिन उस केमिकल का नाम था। और अल्टीमेटली ये तुम्हारा जो ग्रोथ हो रहा था, किसका ग्रोथ, जो स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया था उसका ग्रोथ हो रहा था, उसको रिस्ट्रिक्ट कर दे रहा था। मतलब कि ये तो भैया तुम्हारा डिजीज कॉज कर रही थी, निमोनिया। लेकिन जैसे ही तुम्हारा पेनिसिलिन आया, केमिकल आया, पेनिसिलियम नोटेडम का तुम्हारा जो केमिकल आया, उसकी मदद से वो इन्फेक्शन ही नहीं करवा रही। अबे मेरे भाई, इन्फेक्शन तो तभी होगा ना जब वो अपनी जनसंख्या पूरे बॉडी में बढ़ाएगा।
अभी एक सेल में तुम्हारा कोई वायरस आ गया या फिर कोई पैथोजन आ गया तो एक सेल का उखाड़ के क्या करेगा वो तभी तुम्हारा इन्फेक्ट पूरी बॉडी में करेगा, जब तक वो स्प्रेड ना हो पूरी बॉडी में तभी तो अपने सिम्टम्स जाहिर करेगा। एक सेल को डैमेज करके तुम क्या उखाड़ लोगे? सिंपल सी बात है, कॉमन सेंस लगाओ। तुम्हारे शरीर में मिलियंस ऑफ सेल है, तो भैया जब तक वो कॉपियां नहीं बनाएगा तब तक इन्फेक्शन कैसे करवाएगा? इन्फेक्शन नहीं करवाएगा तो सिम्टम नहीं आएगा। तो अल्टीमेटली ये जो पेनिसिलिन था ये तुम्हारा क्या कर रहा था? ये तुम्हारे किसके ग्रोथ को रिस्ट्रिक्ट कर रहा था? ये वाले बैक्टीरिया के ग्रोथ को रिस्ट्रिक्ट कर दे रहा था। तो यहाँ पे हमको ये प्रूव हो रहा है कि तुम्हारे ये पेनिसिलिन क्या हुआ, ये तुम्हारा एक एंटीबायोटिक का काम करने लगा। क्यों एंटीबायोटिक्स का? जरा हम ये भी समझते हैं एंटीबायोटिक्स का। अबे मेरे भाई अगेंस्ट लाइफ वर्क कर रहा है, तो यहाँ पे माइक्रोब्स तो है, क्योंकि ये माइक्रोब से कुछ प्रोड्यूस कर रहा है। क्या प्रोड्यूस कर रहा है? पेनिसिलिन प्रोड्यूस कर रहा है। और वो पेनिसिलिन किसके अगेंस्ट वर्क कर रहा है? दूसरे माइक्रोब्स के। और ये माइक्रोब्स जो है ये क्या कर रहा है भैया? डिजीज कॉज, यही तो माइक्रोब्स कर रहा है। कौन सा डिजीज? निमोनिया कॉज कर रहा है। तो हमने यहाँ पे प्रूव किया कि भैया कैसे हमारा एंटीबायोटिक्स पहली बार आया। तो अगर एग्जाम में यहां से क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं कि फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर किसके द्वारा की गई? तो तुम्हारा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा की गई। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से ये आ सकता है कि फर्स्ट एंटीबायोटिक्स का नाम क्या है? पेनिसिलिन नाम है। और किसके द्वारा ये मतलब कि ये किस बैक्टीरिया या फिर ईस्ट से आया? तो तुम बोलोगे ईस्ट से आया। कौन सा ईस्ट? पेनिसिलियम नोटैडम नाम के एक ईस्ट से आया। और ये किसके अगेंस्ट वर्क कर रहा था? यानी कि कौन से माइक्रोब्स जो कि डिजीज कॉज कर रहे थे उनका नाम क्या है? तो तुम बोलोगे स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया, जो कि क्या कर रहा था? वर्ल्ड वॉर 2 से पहले एक पैंडेमिक के रूप में पूरे वर्ल्ड में फैला था। और ये क्या कॉज कर रहा था? निमोनिया कॉज कर रहा था। तो इस तरह हमको ये पता लगा कि हमारा कैसे पहला एंटीबायोटिक्स आया। और तो तुमने जो मैंने तुमको डिफिनेशन बताई वो यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं? क्या तुम मेरी डिफिनेशन से या फिर बोल रहे एनसीईआरटी की डिफिनेशन से सेटिस्फाई हो पूरा? एनसीईआरटी क्या बोली कि एक तरीके का केमिकल है, तो भैया एक केमिकल तो है जो सीक्रेट कर रहा है। ये तुम्हारा केमिकल हुआ पेनिसिलिन, तो तुम्हारा केमिकल है जो प्रोड्यूस हो रहा है किसके द्वारा? भाई माइक्रोब्स के द्वारा प्रोड्यूस हो रहा है। और क्या कर रहा है एनसीईआरटी ने? और क्या बोला? बाय सम माइक्रोब्स एंड कैन किल, जो कि क्या कर रहा है? इसको किल कर रहा है। या फिर यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे इसकी ग्रोथ को रिस्ट्रिक्ट कर दे रहा है। अल्टीमेटली तुम्हारा क्या हुआ? जो स्टेफाइलोकोकस है ये तुम्हारा ग्रोथ नहीं कर पाया और तुम्हारा अल्टीमेटली वहां मर जाएगा। भाई एक टाइम ऐसा आएगा जब ये ग्रोथ ही नहीं कर पाएगा, ग्रोथ नहीं करेगा तो कल्चर मीडियम में, मतलब जब तुम्हारा ये ग्रोथ नहीं करेगा तो एक टाइम ऐसा आएगा कि मर जाएगा, समझे? तो वही यहाँ पे देखा गया कि ये इसकी ग्रोथ को रिस्ट्रिक्ट कर दे रहा है और एक टाइम ऐसा आ रहा है ये मर जा रहा है। मरने वाला एनसीईआरटी में लिखा नहीं है तो ये सब भूल जाता हूँ, बस इतना जानो कि ये ग्रोथ को रिस्ट्रिक्ट कर दे रहा है। इसी द्वारा हमें पहली एंटीबॉडी हमारी मिल गई। अब एक बात बताओ, यहाँ पे जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साहब थे इन्होंने डिस्कवरी जान के की या गलती से हुई? सोचो, इन्होंने तो ये क्या कर रहे थे, ये स्टेफाइलोकोकस का जो था स्टेफाइलोकोकस के बारे में जान रहे थे। क्यों जान रहे थे? क्योंकि ये उस समय का पेंडेमिक था। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ ये जो इनकी पेनिसिलिन वाली डिस्कवरी है ये बाई चांस हुई है? बाई चांस डिस्कवरी है। ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन, मतलब एग्जाम में, कि ये जो इन्होंने पेनिसिलिन जो डिस्कवर किया गया ये डिस्कवरी है कि बाई चांस डिस्कवरी? बाई चांस डिस्कवरी। क्यों? क्योंकि ये भैया सबसे पहले तो स्टेफाइलोकोकस के बारे में जान रहे थे, क्योंकि ये उस समय का पेंडेमिक था तभी ये जान रहे थे उसके बारे में। लेकिन यहाँ पे बाई चांस जो तुम्हारा प्लेट था वो अनवॉश्ड था, तो वहीं पे तुम्हारे कुछ पैथोजन्स आ गए, यानी कि कुछ माइक्रोब्स आ गए। पैथोजन नहीं, माइक्रोब। तो तुम्हारे कुछ माइक्रोब्स आ गए। वो माइक्रोब्स क्या थे? गुड वाले थे, अर्थात कि तुम्हारा जो स्टेफाइलोकोकस था उसका जो ग्रोथ था उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया, यानी कि पाबंद लगा दिया, जिसके द्वारा तुम्हारा जो माइक्रोब्स है बाद में ग्रोथ ना कर सके। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम क्या थोड़ा हमारा 2-3 पैरा और बचा है, 2-3 लाइन बचा है। अब यहाँ पे तो डिस्कवरी हो गई पेनिसिलिन का, लेकिन इसको मार्केट में लॉन्च करने के लिए, यानी कि ये जो तुम्हारा जो मार्केट में आया, तो मार्केट में 3 साइंटिस्ट मिलके इसको लाए। मतलब डिस्कवरी, अगर पूछे इसकी डिस्कवरी कौन किया तो तुम सिंपली बोलोगे कौन किया? सिंपली बोल देना अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। लेकिन अगर कोई बोले कि ये भैया मार्केट में फुल्ली कैसे आया, फुल्ली पोटेंशियलाइज कैसे हुआ मार्केट में, मतलब कि देखो,
तुम अकेले कोई भी चीज मार्केट में नहीं ला सकते, क्योंकि मार्केट में भाई पैसा लगेगा। तो हो सकता है उस टाइम जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग हो, उनके पास उतना पैसा ना हो कि उस टाइम घुस भी लेते होंगे ना कुछ लोग। कॉमन सेंस लगा भाई, आज के टाइम में घुस लेना उस टाइम में नहीं लेंगे, तो भैया क्या भरोसा इनके रिसर्च को कोई इतना तवज्जो ना दे रहा हो। तभी भैया 3 साइंटिस्ट थे, तीनों साइंटिस्ट ने मिलकर गठबंधन किया और अल्टीमेटली तुम्हारा ये जो पेनिसिलिन है ये मार्केट में लॉन्च किया। तो 3 साइंटिस्ट कौन थे? पहले तुम्हारे फ्लेमिंग थे, अरे भाई इन्होंने डिस्कवरी किया तो यही नहीं रहेंगे। दूसरे तुम्हारे थे चेन, तीसरे तुम्हारे थे फ्लोरी। ये जो नाम है भैया अपने दिमाग में बसा लो, यही तीनों ने मिलके क्या किया, जो पेनिसिलिन था, एंटीबायोटिक्स था, यही तुम्हारा मार्केट में लॉन्च किया है। इतनी बात समझ आ गई? तो एग्जाम में पूछे मार्केट में लॉन्च किया कौन किया, तो फ्लेमिंग, चेन और फ्लोरी नाम के साइंटिस्ट ने इसको क्या किया, मार्केट में लॉन्च किया। और इस टाइम जो पेनिसिलिन था, ये पेनिसिलिन, ये एंटीबायोटिक्स जब इन्होंने बनाया, कंप्लीटली लॉन्च किया, तो ये वर्ल्ड वॉर टू में जो तुम्हारे भैया सोल्जर्स थे, सोल्जर्स, उस वर्ल्ड वॉर 2 हो रहा है भैया, लड़ाई हो रही है, तुम्हारे सोल्जर्स थे ना, जो पेनिसिलिन नाम का एंटीबायोटिक्स था, ये तुम्हारा क्या करता था, वूलिंग करने में मदद करता था। अब बोलोगे वूलिंग क्या होता है? वूलिंग भैया होता है, वुडिंग बोल लो, वुडिंग तुम्हारा होता है ना, 1 मिनट रुकना, हाँ, वुंडेड मतलब वुडिंग बोल लो या फिर वुंडेड बोल लो। ये तुम्हारा वुडिंग मतलब क्या होता है, जो तुम्हें घाव लग जाती है ना, जैसे तुम्हें कोई घाव लगी बॉडी पे, तो उस घाव को भरने में ये तुम्हारा पेनिसिलिन नाम का जो एंटीबॉडी है ये तुम्हारा मदद करता है। अब यहाँ से थोड़ा डीप में जाते हैं। ये जो तुम्हारा पेनिसिलिन है, क्या ये एक पर्टिकुलर पैथोजन से या फिर पर्टिकुलर माइक्रोब से में बचाता है कि कई सारे माइक्रोब से बचाता है? एग्जाम में ये भी पूछ सकता है। तो तुम बोलोगे जो तुम्हारा पेनिसिलिन है ये सिर्फ वुंडेड का काम करता है, मतलब कि ये एक पर्टिकुलर माइक्रोब से बचाता है, जो क्या हमें घाव करेगा, घाव पे जो माइक्रोब्स रहेंगे उन्हीं को यह क्या करेगा, किल करेगा। तो पेनिसिलिन तुम्हारा है ये नैरो रेंज का है एंटीबायोटिक्स है, मतलब ये एक पर्टिकुलर माइक्रोब्स को मारेगा, ये कई सारे माइक्रोब्स को नहीं मारेगा, यानी कि ये स्पेसिफिक होगा। लेकिन तुम्हारे कुछ एंटीबॉडीज ऐसे रहते हैं जो भैया स्पेसिफिक नहीं होते। तो एग्जाम में ये पूछ सकता है कि जो तुम्हारा पेनिसिलिन है ये नैरो रेंज वाला एंटीबायोटिक है कि या फिर स्पेसिफिक रेंज वाला है कि ब्रॉड रेंज वाला? तो तुम बोलोगे कि स्पेसिफिक, अर्थात कि नैरो रेंज वाला, ये एक पर्टिकुलर माइक्रोब्स को मारेंगे। और वो माइक्रोब्स कहाँ प्रेजेंट रहेगा, वुंडेड में, मतलब कि ये जो एंटीबॉडी, कोई भी पेनिसिलिन खाया तो तुम्हारे यहाँ पे घाव लगा रहेगा, उसको ठीक करने में मदद करेगा। और ये जो तुम्हारे फ्लेमिंग थे, चेन थे यानी और फ्लोरी थे, इनको भैया 1945 में अवार्ड मिला था। किसकी डिस्कवरी के लिए? इन्होंने भैया तीनों ने मिलकर ही तो इसकी क्या किया था, इसको मार्केट में लॉन्च किया था, यानी कि डिस्कवर किया था। इतनी बात समझ में आ गई। और इनको क्या मिला था, नोबेल प्राइज मिला था भैया, वही तो मेडल हुआ, नोबेल प्राइज मिला था। इतनी बात समझ में आ गई। तो एग्जाम में अगर पूछे कि कौन इसकी डिस्कवरी में मेन, मतलब डिस्कवरी तो अकेले फ्लेमिंग साहब ने की, लेकिन मार्केट में कौन लॉन्च किया या और मार्केट में स्टैब्लिश कौन किया? तो मार्केट में जो स्टैब्लिश किया ये तीनों लोग के योगदान से हुआ, किसी एक के योगदान से नहीं हुआ। तो और इनको क्या हुआ, 1945 में नोबेल प्राइज मिला, किसके लिए? पेनिसिलिन नाम की एंटीबॉडी बनाने के लिए, एंटीबायोटिक्स बनाने के लिए। और ये क्या करती है, तुम्हारे वुंडेड को, यानी कि जो घाव लग जाता है उनको भरने में मदद करती है। अर्थात ये तुम्हारी नैरो रेंज होती है, यानी कि एक पर्टिकुलर माइक्रोब्स को मारेगी, कई सारे माइक्रोब्स को नहीं मारेगी। अब तुम थोड़ा ज्ञान की बात ले लो, जितना पढ़ाना था पढ़ा चुका। अब जिसको छोड़ना होगा छोड़ देगा वीडियो, ये वरना 1 मिनट का वीडियो और बढ़ेगा, उसको देख ले। कुछ एंटीबॉडीज होती हैं जो तुम्हारी ब्रॉड रेंज की होती हैं। ब्रॉड मतलब क्या होता है, ब्रॉड रेंज, ब्रॉड मतलब होता है भैया काफी दूर रेंज की, मतलब ये तुम्हारे कई सारे, एक पर्टिकुलर एंटीबॉडी कई सारे माइक्रोब्स को मारती है, वही तुम्हारा होता है ब्रॉड रेंज। लेकिन तुम्हारी पेनिसिलिन है वो सिर्फ एक पर्टिकुलर माइक्रोब्स को मारती है। इतनी बात समझ आई। तो तुम्हारे ब्रॉड रेंज के एंटीबायोटिक्स जान लो। क्यों जान लो? क्योंकि मैं बता रहा हूं एग्जाम में कई बार पूछ सकता है। तो तुम्हारी एम्पीसिलिन जो होती है, एम्पीसिलिन, ये तुम्हारी ब्रॉड रेंज के एंटीबायोटिक होती है, मतलब ये कई सारे माइक्रोब्स को मार सकती है। और एक एग्जांपल और याद कर लो, एजिथ्रोमाइसिन
माइसिन, ये भी तुम्हारे ब्रॉड रेंज की एंटीबायोटिक होती है और ये क्या करती है, कई सारे माइक्रोब्स को मार सकती है। डॉक्टर के पास जाओगे ना, कुछ भी तुमको बीमारी हुई तो सबसे पहले एजिथ्रोमाइसिन देगा। यहाँ 7 इंच की बात कर रहा हूँ, तुम देख लेना। तो एजिथ्रोमाइसिन होती है ब्रॉड रेंज की होती है, मतलब ये तुम्हारे कई सारे माइक्रोब्स को मार सकती है। इसके पास कोई एक पर्टिकुलर माइक्रोब्स को नहीं मारेगी, ये कई सारे माइक्रोब्स को मार सकती है। अब तुम्हारा एनसीईआरटी में ये पैरा दिया, इसको मैं रीड करूंगा। क्या दिया है कि यहाँ पे तो क्वेश्चन कुछ दिया है, तुम्हारा एंटीबॉडी हैज ग्रेट इंप्रूवमेंट और कैपेसिटी टू ट्रीट डेडली डिजीज है। मतलब जो एंटीबॉडीज हैं उनके पास कई सारा कैपेसिटी होता है, ग्रेट कैपेसिटी होता है कई भी सारे जो डिजीज है उनसे फाइट करने की। कौन कौन से, जो तुम्हारे प्लेग होते हैं, काला खांसी या फिर वुफिंग कफ होते हैं, और जो डिप्थीरिया होता है। एक चीज बताओ, डिप्थीरिया को हम गलघोटा बोलते हैं, डिप्थीरिया कॉज कौन करता है? याद करो, मैंने बताया था ह्यूमन डिजीज एंड वेलफेयर में, याद करो। चच्चा भूल गए, पढ़ नहीं रहे हो साले कह के। मतलब ना क्या बताएं, जवानी तुम लोग को खराब कर दी है पढ़ाने में और तुम लोग को यही नहीं याद है। डिप्थीरिया कौन कॉज करता है? कोराइनी बैक्टीरियम डिप्थीरियाई, ये कॉज करते हैं भैया, मत भूलो। समझ में आया? और तुम्हारे लाइप्री लिप्रोसी, ये सब तुम्हारे जो होते हैं ना डिजीज कॉज करते हैं। ये डिजीज तुमको कुछ माइक्रोब्स कॉज करते हैं। इन डिजीज से बचने के लिए भी हमने एंटीबॉडीज आज के टाइम में, या फिर एंटीबायोटिक्स बोल लो, आज के टाइम में बना लिया है, विच वी यूज टू किल मिलियन ऑफ ओवर द ग्लोबल। मतलब कि जो हमने एंटीबॉडीज या फिर एंटीबायोटिक्स हमने बनाई है, ये कई ज्यादा माइक्रोब से हमें बचा सकती है जो हमारे डिजीज कॉज करते हैं। और हम सोच नहीं सकते कि इन वर्ल्ड विदाउट एंटीबायोटिक्स, मतलब कि अगर हमारे यहाँ पे एंटीबायोटिक्स ना हो तो हमारे दुनिया का क्या हाल होगा, ये हम सोच नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हमारे दुनिया में भैया बहुत ज्यादा डिजीज है, और हर डिजीज में तुम शर्त लगा लो, कोई भी तुम्हें बीमारी हुई, डॉक्टर कोई ना कोई एंटीबायोटिक्स पक्का देगा, ये शर्त लगा लो। क्यों? क्योंकि एंटीबायोटिक्स के पास ही वो कैपेबिलिटी रहती है कि वो दूसरे माइक्रोब को क्या करे, किल कर सके। इतनी बात समझ में आ गई? तो चलिए आज की बातें यहीं तक, कल की बातें कल करेंगे। जय हिंद, जय भारत, साइनिंग ऑफ।